नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली मल्होत्रा। आपका स्वागत है ज्ञान संवाद के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर चारू से, जो कि कंसल्टेंट हेड है। आइए बात करते हैं। तो नमस्कार सर आपका। नमस्कार सोनाली। सबसे पहले सर मैं जानना चाहती हूँ कि अमेरी होम हेल्थ केयर क्या है? मेरी हेल्थ होम हेल्थ केयर एशियन हॉस्पिटल का एक होम केयर वर्टिकल है जो कि हमने 2021 में शुरुआत करी थी फरीदाबाद के लोगों के लिए। ये सोच के शुरू किया था कि जो हमारे देश की बढ़ती हुई जनता है, जिनकी एजिंग पॉपुलेशन है, जिनकी एज 60 एंड अबव है, उनके जो इश्यूज़ हैं वो जनरली कंफर्ट केयर में ज़्यादा जल्दी ठीक होते हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशली कोविड के टाइम पे, क्योंकि हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज थी और चेंजिंग सिनारियो है। जैसे हम अब खाने के लिए कभी रेस्टोरेंट फ़ोन नहीं करते और हम रेस्टोरेंट जाना पसंद ज़्यादा नहीं करते और हम ज़ोमैटो या स्विगी कराते हैं। सिमिलरली हेल्थ केयर भी अब एक ऐसी सिचुएशन है, हेल्थ केयर भी एक ऐसी वर्टिकल है जिसमें आप सारी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल की, मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ आप उनको घर पे ही अवेलेबल करवा सकते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, कम्फर्ट है, लग्ज़ूरियस है, केयर के साथ है, अपने घर के सिचुएशन में है और साथ ही साथ जब तक हॉस्पिटल की एक्चुअल नेसेसरी नहीं है, वो हॉस्पिटल के बेड्स को एक्यूट केसेस के लिए रिज़र्व करके रखती। ओके। सो बेसिकली क्रिटिकल केयर, होम हेल्थ केयर और पैलिएटिव केयर में आपने काम किया है। तो पैलिएटिव केयर मैं नहीं समझ पाई, तो पैलिएटिव केयर के बारे में बताइए कि होता क्या है? और सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट आपका क्या रहा कि भई आपको ये करने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है? पैलिएटिव केयर का मतलब होता है टू पैलिएट, टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी। अगर हम इंग्लिश मतलब देखें तो उसका मतलब है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना। अब किस हिसाब से बेहतर करते हैं, ये उन मरीजों के लिए होता है जो किसी भी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका कोई रिवर्सिबल कंपोनेंट नहीं है, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, स्ट्रोक पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, जिनको ऐसी जर्नी पे लेके जाना है जहाँ पे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ का ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। पैलिएटिव केयर में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है पैलिएटिव केयर फिजिशियन का, जो कि एक प्लान बनाते हैं पेशेंट के हिसाब से, उनकी फैमिली के हिसाब से, उनकी विशेस के हिसाब से, उनकी घर की सिचुएशन के हिसाब से और पूरी टीम के साथ मिलके उनकी रिकवरी मॉडल को प्लान करते हैं। अगर आप पूछें इसमें सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइंग क्या है, वो ये है कि जब पेशेंट को लगता है कि हमारा कोई फैमिली मेंबर ऐसे दुख से जूझ रहा है जहाँ पे उसका ठीक होना बिल्कुल असंभव है, उस टाइम पे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना, उनको इन्फेक्शन से बचा के रखना, उनकी न्यूट्रिशन को सपोर्ट करना और साथ ही साथ कई बारी हमने देखा है कि पेशेंट के फिजियोथेरेपी जब हम घर पे करवाते हैं या रिहैबिलिटेशन करवाते हैं, तो वो उनकी जो छोटी-छोटी विशेज़ होती हैं, जैसे मैं रिसेंटली बताता हूँ, एक पेशेंट ने मेरे को बोला कि डॉक्टर चारू, मेरी सबसे बड़ी विश है कि मैं चलते हुए एक फ़ोन पे बात कर पाऊँ, बिकॉज़ वो करीबन 10-11 महीने से बेडरिडन थी। सो जब हमने पूरी की पूरी टीम के साथ उनको गुरुद्वारे तक पहुँचाया एंड शी वाज़ एबल टू विज़िट बाय हर ओन फुट, वो खुद चल के गई और उन्होंने वहाँ पे फ़ोन पे बात करी विदाउट एनी सपोर्ट। तो आई थिंक उनकी वो जो विश पूरी हुई, दैट वाज़ द मोस्ट सैटिस्फाइंग मोमेंट फॉर मी। तो इसमें सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या आती है? इसमें सबसे बड़ी चुनौती आती है लोगों को अवेयर करना। लोगों को अभी भी इंडिया में अनफॉर्चुनेटली पैलिएटिव केयर का कॉन्सेप्ट बहुत प्रीमैच्योर है और उन्हें लगता है पैलिएटिव केयर मतलब एंड ऑफ लाइफ। जो इंसान जाने वाला है इस दुनिया से, उसी को पैलिएटिव केयर चाहिए। नहीं, पैलिएटिव केयर किसी को किसी भी समय, किसी भी उम्र के इंसान को दिया जा सकता है, उनकी बीमारी को मद्देनज़र रख के और साथ में उनके बाकी डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट को प्लान में रख के। बट अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस, द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज जो हम फेस करते हैं, वो होता है फैमिली की अफोर्डेबिलिटी का। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नहीं हमें बताते हैं कि हमारा बाकी के एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान ही नहीं दे पाते। तो आपको उसको अफोर्डेबल बनाना है, अचीवेबल बनाना है और एक्सेसिबल बनाना है, और ये तीनों चीज़ें जब हम करते हैं, तो दैट्स व्हाट मेक अस बेटर प्लेयर्स। तो बेसिकली हम इसको समझ सकते हैं होम केयर फैसिलिटीज़ आप लेते हैं। यस। है तो आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपने अलग-अलग संस्थानों में काम भी किया है। तो आपको डॉक्टर बनने की शुरुआत कैसे हुई? मतलब फैमिली ने सजेस्ट किया या आपका खुद से ही का? नहीं, तो मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, ऑनेस्टली। ये एक बहुत ही फ़नी स्टोरी थी, क्योंकि मैं हमेशा से ही क्रिएटिव फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था और शुरू से ही मेरा जो मेजर इंक्लिनेशन था वो क्रिएटिव आर्ट्स, कोरियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इसमें ज़्यादा था। बट आई वाज़ अ ग्रेट स्टूडेंट इन साइंस। मेरे टीचर्स ने मेरे को हमेशा से ही बहुत ही एनकरेज किया है, मोटिवेट किया है। बट इट वाज़ माय मदर्स डिसीजन टू मेक मी अ डॉक्टर, बिकॉज़ वो शुरू से डॉक्टर बनना चाहती थी
और उन्होंने मेरे को बोला था दैट आई सी अ डॉक्टर इन यू। ऑलमोस्ट मदर्स का यही होता है कि उनसे वो डॉक्टर और मेरे घर में ये था कि मेरे डैड को पता था दैट आई एम मोर क्रिएटिव, बट मेरी मॉम ने बोला था कि यू चूज मेडिसिन एज योर प्रोफेशन एंड फॉलो योर क्रिएटिव आर्ट्स एज योर पैशन, और मेरा अब तक वही चल रहा। एक्चुअली मेरी मदर में भी मतलब यही चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा, तो बेसिकली सेप्सिस के बारे में बात करते हैं। सेप्सिस होता क्या है? सेप्सिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसमें स्पेशली जो पेशेंट्स को इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच के उनके डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। शुरुआत बुखार से होता है, और वो जब हम लोग ढंग से कंट्रोल नहीं करते उसकी वजह से वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के हमारे लिवर, किडनी और बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करती है। उसको हम सेप्सिस बोलते हैं। सेप्सिस के रीजंस बहुत मल्टीपल होते हैं। जनरली ये आईसीयू पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जो सेप्सिस का है वो है एडीआर, इसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आजकल हम लोग स्पेशली इंडिया में एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर हर केमिस्ट में मिल जाती है, और एक छोटे से खांसी बुखार के लिए भी लोग एजिथ्रोमाइसिन जैसी हैवी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो ये जब एक्चुअल आपको ज़रूरत पड़ती है आपके शरीर को, तब आपका शरीर एजिथ्रोमाइसिन के लिए बिल्कुल रेजिस्टेंट हो चुका होता है। तो इसका सबसे मेरे आपके माध्यम से यही रहेगा सबके लिए कि प्लीज़ अपनी एंटीबायोटिक्स को बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लिए ना लें, क्योंकि जब आपको भगवान ना करे कभी सेप्सिस हो तो आपकी बॉडी एकदम रेजिस्टेंट हो जाए। ये ऑलमोस्ट लोग यही करते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, दवाई लेके आते हैं। एग्जैक्टली, और उसमें एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और कोर्स पूरा करना चाहिए अगर आपने शुरू किया है। सेप्सिस के बारे में मतलब ऑलमोस्ट लोगों को पता भी नहीं है मेबी, है? तो इसे हम रोक कैसे सकते हैं? सेप्सिस को रोकने का सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न होता है वो होता है अपना इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स मैनेज करना। यदि आपके घर में कोई भी छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं या एल्डरली लोग हैं, तो उनको इन्फेक्शन से बचा के रखना, हैंड हाइजीन मेंटेन करना, बाहर के खाने पे लिमिट करना, इम्यूनिटी बूस्ट करना, एंड जैसा मैंने पहले बताया, एंटीबायोटिक्स का कोर्स बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लिए ना लेना, और यदि लें तो प्लीज़ पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि 3 दिन की एंटीबायोटिक सोच के कि मेरा बुखार चला गया है, रोकना नहीं है, पूरा कंप्लीट करें उसको। सो आपने संक्रामक बीमारियों के भी आप विशेषज्ञ रहे हैं, तो वर्तमान में हमें किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे सुनानी हमने देखा है 2020 से अभी तक हम लोग कोविड के ऊपर नहीं आया है ना, हमारे दिमाग में केवल कोविड ही रहता है। बट कोविड एक ऐसा वायरस है जैसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ वायरसेस और भी देशों में घूम रहे हैं। सो एज पर द लेटेस्ट रिसर्च, कोविड जैसी रेस्पिरेटरी वायरसेस हमें आगे भी परेशान कर सकते हैं, और जूनोटिक इन्फेक्शंस, क्योंकि जूनोटिक इन्फेक्शंस वो होते हैं जो कि जानवरों से इंसान में आती हैं। और ये इन्फेक्शंस बिकॉज़ लैंड बहुत बढ़ रहा है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन पूरे वर्ल्ड में चल रही है, तो जो इकोसिस्टम है, जहाँ पे जानवर रहते हैं और जहाँ पे इंसान रहते हैं, वो मिक्स हो रहा है। इसकी वजह से ज़ूनोटिक इन्फेक्शंस जैसे इक्वाइन वायरस, एन्सेफेलाइटिस, ब्रेन की स्वेलिंग्स, वेस्ट नाइल फीवर या लिवर फेलियर, ये वाले जो इन्फेक्शंस हैं, जो जानवरों से आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये कुछ सालों में आपको दिख ही जाते हैं। ओके, तो कोविड-19 पर भी आपने रिसर्च और ट्रेनिंग की है, तो सबसे ज़्यादा जो है हमने क्या सबक सीखा है? सबसे ज़्यादा सबक मेरे हिसाब से मैंने ये सीखा है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, है ना? बिकॉज़ जो लोग नहीं देते। जो नहीं देते थे, शायद अब कुछ चेंज हुआ है डेफिनिटली इन द मेंटालिटी, और लोगों ने देखा है कि जब कोविड जैसी सिचुएशन आई थी तब किसी ने अपने बैंक बैलेंस को चेक नहीं किया था, हॉस्पिटल बेड्स को चेक किया था, ऑक्सीजन को चेक किया था, अपनी इम्यूनिटी को चेक किया था। तो द पर्पस इज़, जो मैंने सीखा है और मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, अपना फोकस शिफ्ट करें फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। इलनेस तो कोई भी ठीक कर देगा, बट वेलनेस की तरफ जाएँ, अपने प्रिवेंटिव चेकअप्स करवाएँ, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, अपने खान-पान पे ध्यान दें, और सबसे ज़रूरी ये है, प्लीज़ हैंड हाइजीन और वैक्सीनेशन टाइम से करें। वैक्सीनेशन की बात करें तो बहुत सी वैक्सीनेशंस आजकल चल रही हैं और लोग ऑलमोस्ट लगवाते भी नहीं हैं, तो उसका क्या रीज़न है? ये आप मानेंगी नहीं, आज सुबह मेरी एक डॉक्टर से, मेरी कलीग से बात हो रही थी कि इंडिया में एंटी वैक्सर्स बहुत बढ़ गए हैं। कोविड के बहुत सारे डॉक्टर्स ने और बहुत सारे लोगों ने कोविड के बूस्टर्स भी नहीं लगवाए, बिकॉज़ एक मन में डर है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बट ये समझने की ज़रूरत है कि सारी वैक्सीन्स बहुत ही साइंटिफिकली बनाई जाती हैं, रिसर्च ड्रिवन होती हैं, सेफ होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं, और यदि आप सही टाइम पे सही वैक्सीन लें, तो आपको करीबन 95% प्रोटेक्शन मिलती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सालों पहले तक जब मैं भी कॉलेज में होता था, तब हम लोगों ने कभी भी शिंगल्स की वैक्सीन के बारे में सुना भी नहीं था। हमने नहीं सुना था कि हर्पीस के अगेंस्ट एक वैक्सीन आती है। बट
अब हम लोग देख रहे हैं कि एल्डरली पॉपुलेशन स्पेशली जो डायबिटिक है या जिनको बाकी बीमारियां हैं, उनमें हर्पीज का इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है। पेट से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और जलने वाला होता है, चुभने वाला दर्द होता है जो महीनों और सालों तक चलता है। अगर आप उसका एक शॉट लगवाएं वैक्सीन का, आपका पूरा एल्डर का जो आपका जो पूरा समय है, जो आपकी जर्नी है वृद्धावस्था की, वो कितनी सेफ जाएगी, बिना दर्द के जाएगी। तो वो समझने की ज़रूरत है कि आप अपने डॉक्टर से वैक्सीन उस उम्र के हिसाब से कौन-सी वैक्सीन चाहिए, वो ज़रूर बात करें। सो आपने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में आपने प्रशिक्षण लिया है और भी कई जगहों में आपने एजुकेशन ली है। तो भारत और विदेश दोनों में एजुकेशन का क्या मतलब अंतर है? वहाँ ज़्यादा ये बेहतर है या ये सवाल मेरे से बहुत लोग पूछते हैं सोनाली, और मैं इसका जवाब ऐसा हमेशा ही देता हूँ कि अगर आप एजुकेशन और एकेडमिक्स में जाएँ, तो बिकॉज़ ऑफ बेटर फंडिंग एंड बेटर रिसर्च वहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ-साथ इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि हर डॉक्टर को कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स और एकेडमिक्स में बेंच रिसर्च करते हैं, जिसकी वजह से अपडेट होते रहते हैं। क्लासिकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको हम ईबीएम बोलते हैं, वो प्रैक्टिस करने में हेल्प होती है। बट अगर आप बोलें कि उसको जब हम एक्सट्रापोलेट करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो इंडिया जैसा क्लिनिकल प्रैक्टिस पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मैंने करीबन 12-13 देशों में डिफरेंट टाइप्स की प्रैक्टिस और रिसर्च एक्सपीरियंस लिए हैं, और मैं ये लिटरली बोलता हूँ, इंडिया जैसा क्लिनिकल प्रैक्टिस कहीं पे नहीं है, जहाँ पे स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट आपको इतने ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं और आपको काउंसलिंग के साथ-साथ सही टेक्निक्स के साथ आपको ट्रीटमेंट मिलता है। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, आपको एक एक्यूट केयर कान के दर्द और बुखार के लिए भी 3-3 महीने डॉक्टर को देखने के लिए वेट करना पड़ता है। तब तक आपका बुखार कहाँ बढ़ जाए या ठीक हो जाए। बट यहाँ पे यदि आपको बुखार है, आप फ़ोन पे अपने डॉक्टर से बात करके मेडिसिन मंगवा सकते हैं। सो ये जो लग्ज़री और कम्फ़र्ट है इंडिया में टू गेट एक्सेस, वो बिल्कुल कंपैरिज़न में नहीं है। बट जहाँ तक एजुकेशन और एकेडमिक्स की बात है, दे आर डेफिनिटली अहेड बिकॉज़ ऑफ बेटर फंडिंग एंड मोर रिसर्च ओरिएंटेड प्रोसेसेस। सो आपने अलग-अलग पुरस्कार भी लिए हैं, जैसे राइजिंग स्टार अवार्ड और कोविड वॉरियर अवार्ड। तो सबसे बेहतर काम करने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? आई थिंक मेरे को प्रेरित मेरे पेशेंट्स ने किया, टू बी ऑनेस्ट। मैं कभी भी अवार्ड्स, आई एम वेरी हम्बल्ड कि जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हैं, वो मेरे को इस समझती हैं कि मैं ये अवार्ड ले सकता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे को सबसे ज़्यादा इंकरेज करती है, वो मेरी टीम और मेरे पेशेंट्स करते हैं। मेरी टीम जिनका विश्वास है मेरे में, और मेरे पेशेंट्स जो उस विश्वास की वजह से मेरे पास आते हैं और ठीक होने की एक फ़ेथ रखते हैं। तो उससे बड़ा आपके पास कोई भी अवार्ड नहीं हो सकता। आजकल एआई बहुत चल रहा है, एब्सोल्युटली ट्रेंडिंग वर्ड। ट्रेंडिंग में है। तो डायग्नोस से लेकर रोबोटिक सर्जरी तक में एआई हेल्प कर रहा है, तो आपका क्या मानना है? सो एआई इज अ टेक्नोलॉजिकल ब्रेकर, है ना? वो टेक्नोलॉजी एक वो गेम चेंजर है। सो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको एक प्रिडिक्शन करके बता सकता है कि ये होने वाला है, ये हो सकता है। बट वो प्रिडिक्शन 100% करेक्ट नहीं होती, वो आपको एक अच्छा एनालिसिस करके देता है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते विद अ नॉर्मल पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप। अभी भी जहाँ पे डॉक्टर की बात करने का जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट जहाँ तक बात आती है प्रिसिजन की और प्रिवेंटिव एनालिसिस की, उसमें एआई बहुत आगे है। अभी रिसेंटली हमने एक कॉन्फ्रेंस में देखा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर आया है वेयरइन एक स्ट्रोक पेशेंट एक चश्मा लगा के गेम्स खेल सकता है, और जब वो गेम्स खेलेगा वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, तो उसके हैंड और लेग्स की मूवमेंट बेटर होगी। सो दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विद वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ गेम चेंज। तो एआई डॉक्टर्स की जगह ले सकता? एआई बहुत सारे डॉक्टर्स के प्रोफेशंस में हेल्प कर सकता है। अब वो जगह तो कभी भी किसी की नहीं ले सकता। इट इज देयर टू हेल्प यू, इट इज देयर टू सपोर्ट यू, एंड इट इज देयर टू मेक योर जर्नी इजी। तो टेलीमेडिसिन और एआई की अगर हम बात करें, तो उसका उपयोग करके हम होम हेल्थ केयर और पैलिएटिव हेल्थ केयर को बेहतर कैसे बना सकते हैं? सो टेलीमेडिसिन हम लोगों ने 2000 टेक्निकली टेलीमेडिसिन 2016-17 से इंडिया में पॉपुलराइज होनी शुरू हुई थी, लेकिन कोविड के टाइम पे उसकी ज़रूरत बहुत बढ़ गई थी। स्पेशली अगर आप देखें होम हेल्थ केयर में, हमेशा डॉक्टर का, और मेरी बात करें तो मेरे को हर जगह पेशेंट को देखने जाना इम्पॉसिबल होता है। सो हमेशा एक ट्राइजिंग होती है पेशेंट की कि जो क्रिटिकल हैं उनको मैं खुद देखूंगा, और जो स्टेबल चल रहे हैं या नॉन क्रिटिकल हैं उनसे मैं फ़ोन पे कंसल्ट करके ऑन अ वीडियो मैं उन्हें पूरा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बता सकता हूँ। सो ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन मैनेजिंग टाइम, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग अदर पेशेंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही समय पे जिसके पास पहुँचे उनको अपनी केयर प्रोवाइड करें, वो बहुत हेल्प करता है।
जहाँ तक बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन होम हेल्थ केयर एंड पैलिएटिव केयर हमें हेल्प करता है कंट्रोल रिमोट मॉनिटरिंग में। मैं इधर बैठे-बैठे देख सकता हूँ कि मेरा पेशेंट यदि मुरादाबाद में है या मुज़फ्फरनगर में है या अलीगढ़ में है, वो इस टाइम किस अवस्था में लेटा हुआ है, वो कैसा लेटा हुआ है, वो बेड पे किस पोज़ीशन में है, क्या उसके हार्ट रेट, बीपी सब ठीक है या नहीं है, क्या उसको कोई इस टाइम पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फीवर तो नहीं होगा। तो ये सारी की सारी जो रिमोट मॉनिटरिंग है, ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक जगह बैठ के हैंडल कर। तो युवा डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, तो युवा डॉक्टर्स को आप कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं? और बेसिकली किताबों से अलग हम क्या चीज़ें उन्हें आप सिखा सकते हैं? सो युवा डॉक्टर्स को मेरा यही सजेशन रहेगा कि प्लीज़ जाएँ, वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल, अपना ध्यान ऑब्वियसली बुक्स बहुत ज़रूरी हैं, टेक्स्ट बुक्स के बिना आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आपका ग्राउंड वर्क नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखें कि पेशेंट और आपका जो एक एम्पैथी होना चाहिए, उसको ना मिस करें। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करें, रिसर्च पे काम करें एंड मोर इम्पोर्टेंटली सी पेशेंट्स लाइक अ पर्सन, डोंट सी पेशेंट्स लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर का काम ये नहीं होता कि प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देना, डॉक्टर का एक्चुअल काम होता है पेशेंट के घर का अवस्था समझना, पेशेंट के बारे में समझना, उसकी फैमिली की कंसर्न समझना और फिर उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाना जिससे आप उनकी ज़िंदगी को कुछ चेंज कर पाएँ। सो बी अ गुड हीलर नॉट जस्ट अ डॉक्टर। तो मेडिकल रिसर्च की अगर हम बात करें, तो मेडिकल रिसर्च में जो करियर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आजकल युवा जो है वो कैसे इसमें शामिल हो सके? मेडिकल रिसर्च का जो आपका जर्नी होता है वो जनरली आपके मेडिकल स्कूल में ही शुरू हो जाना चाहिए ड्यूरिंग एमबीबीएस एंड एमडी। इस टाइम पे आपके जो इंटरेस्ट एरियाज हैं उनको आप डिटरमाइन करें, अपने मेंटर्स को बहुत ढंग से सिलेक्ट करें और उसके साथ-साथ अच्छे छोटे प्रोजेक्ट्स कॉलेज लेवल पे शुरू करें जिससे आपको फंडिंग मिल पाए। अगर आपको अच्छी गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है और कॉर्पोरेट फंडिंग मिलती है, तो आप अच्छी ग्राउंड ब्रेकिंग क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स उठाएँ, लैब रिसर्च उठाएँ एंड डेफिनिटली प्रेज़ेंट इट एट कॉन्फ्रेंसेस। कई बारी मैंने देखा है डॉक्टर्स अच्छे-अच्छे रिसर्च करते हैं बट उनको प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे। यदि आप अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स पे प्रेज़ेंट करेंगे तो आई एम श्योर वी विल हैव अ वंडरफुल सक्सेस। हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी तो हमें ये भी पता चला कि आप फैशन एंथुसियास्ट भी हैं। तो फैशन में कैसे रुचि है आपकी? सो जैसा मैंने बताया मेरा बचपन से ही क्रिएटिव आर्ट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान था एंड आई एम स्टिल पैशनेट अबाउट फैशन। मेरे हिसाब से फैशन मेक्स अ पर्सन्स अलाइव, है ना? ज़िंदगी जीने के लिए और फैशन केवल कपड़ों से नहीं आता, फैशन बोली से आता है, फैशन चश्मा पहनने से आता है, हाउ यू कैरी योरसेल्फ उस कॉन्फिडेंस से आता है। और मैंने अपने प्रोफेशन में भी ये देखा है कि इफ़ यू आर कैरिंग योरसेल्फ वेल, तो जो एल्डर पेशेंट्स हैं वो भी मेरे से पूछते हैं कि हाउ एम आई लुकिंग, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, बिकॉज़ उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। सो कैसा कलर पहनते हैं, कैसे आप दिख रहे हैं, क्या आप अपडेटेड हैं या नहीं हैं, तो ये सब के हिसाब से जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, दैट्स व्हाट मेक्स फैशन अ पार्ट ऑफ थेरेपी। तो मैं ट्राई करता हूँ फैशन को अपने प्रोफेशन में एज़ अ थेरेपी इन्वॉल्व करूँ, कलर को इन्वॉल्व करूँ और साथ-साथ एंटरटेनमेंट के लिए मेरे लिए भी रखा जाता है। हाँ, तो अंत में मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो युवा छात्र आ रहे हैं अभी, तो उनको अभी तक अपने करियर में मतलब वो कैसे अपने करियर में शुरुआत करें और वर्ल्ड में मतलब कैसे चेंजेस ला सकते देखो वर्ल्ड में चेंजेस लाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ पीपल लाइक यू एंड मी, है ना? सोसाइटी अगर आप अपने एक छोटी-सी जगह पे भी चेंज ले आएँ, इफ यू आई ऑलवेज़ से एवरी मोमेंट मैटर्ड एंड एवरी पर्सन मैटर्स। अगर आप अपने सर्कल में भी एक छोटा-सा चेंज ले आएँ दैट्स इनफ फॉर यू। मेक समवन स्माइल, केयर फॉर देम, बी नाइस, बी एम्पैथेटिक, बी कंपैशनेट, दैट्स व्हाट माय मैसेज इज़। तो थैंक यू बहुत-बहुत थैंक यू सो मच सिनारियो। तो ये थे डॉक्टर अरोड़ा। आगे फिर होगी मुलाकात ज्ञान संवाद के नए एक्सपर्ट के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तान की बुलंद आवाज़ में।